लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये चैप्टर का टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग यानी खोई हुई स्प्रिंग चाइल्डहुड। स्प्रिंग यहाँ पे यूज किया गया है चाइल्डहुड बताने के लिए। तो स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड का मतलब है बचपन छीन छीन लिया गया है। गरीब बच्चों का चाइल्डहुड चुरा लिया गया है क्योंकि उन्हें काम करना पड़ता है। About the author, Anish Jung, 1944, was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. Anish Jung 1944 में रोलकिला में पैदा हुई थी। उन्होंने अपना चाइल्डहुड और एडोलेसेंस हैदराबाद में बिताया। She received her education in Hyderabad and in the United States of America. उन्होंने पढ़ाई हैदराबाद और अमेरिका में की थी। Her parents are both writers. उनके मम्मी पापा दोनों राइटर्स थे। Anish Jung began her career as a writer in India. Anish Jung ने इंडिया में राइटर के रूप में अपना करियर शुरू किया। She has been an editor and columnist for major newspapers in India and abroad and has authored several books. वो इंडिया और बाहर के बड़े न्यूज़पेपर्स में एडिटर और कॉलमनिस्ट आर्टिकल लिखने वाली रही है। उन्होंने कई बुक्स भी लिखे हैं। The following is an excerpt from her book titled Lost Spring: Stories of Stolen Childhood. ये टेक्स्ट उनकी बुक Lost Spring: Stories of Stolen Childhood से लिया गया है। Here she analyzes the grinding poverty and traditions which condemn these children to a life of एक्सप्लॉयटेशन। इस बुक में वो बताती है कि कितनी भयंकर गरीबी और पुराने कस्टम्स इन बच्चों को एक्सप्लॉयटेशन की जिंदगी में ढकेल देते हैं। फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। कभी कभी मुझे कचरे में 1 रुपया मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहेब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dump ऑफ माई नेबरहुड। मैं साहब से पूछती हूँ तुम ये क्यों करते हो? मैं उसे हर सुबह मिलती हूँ जब वो मेरे नेबरहुड के कचरे के ढेरों में गोल्ड मतलब कोई वेल्युएबल चीज ढूंढता रहता है। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहेब अपना घर बहुत पहले छोड़ चुका है। सेट amidst the green fields of Dhaka, his home is not even a distant memory. उसके घर के आसपास ढाका के हरे भरे खेत थे। अब वो घर उसके माइंड में दूर की याद बन चुकी है। There are many storms that swept away their fields and homes, his mother tells him. उसके मदर ने उसे बताया कि कई स्टॉर्म्स तूफान आए थे जो उनके खेत और घर ले गए। That's why they left, looking for gold in the big city where he now lives. इसीलिए वो लोग चले गए बड़ी सिटी में गोल्ड ढूंढने के लिए। अब साहेब उसी सिटी में रहता है। I have nothing else to do, he mutters looking away. वो धीरे से मटर कहता है मेरे पास और कुछ करने को नहीं है और दूर देखने लगता है। Go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. मैं आसानी से कह देती हूँ स्कूल जाओ, लेकिन तुरंत मुझे समझ आ जाता है कि ये एडवाइस कितनी हॉलो यानी खोखली लगती होगी क्योंकि उसके पास स्कूल जाने का ऑप्शन ही नहीं था। There is no school in my neighborhood. When they build one, I will go. साहब कहता है मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल नहीं है, जब स्कूल बनेगा तब मैं जाऊंगा। If I start a school, will you come? I ask half jokingly. मैं थोड़ा हंसी मजाक में पूछती हूँ अगर मैं स्कूल शुरू करूँ तो क्या तुम आओगे? Yes, he says, smiling broadly. साहब कहता है हाँ और बड़ा सा स्माइल करता है। A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? कुछ दिन बाद मैं उससे दौड़ते हुए अपने पास आते देखती हूँ। वो पूछता है क्या आपका स्कूल रेडी हो गया? It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. मैं कहती हूँ स्कूल बनाने में ज्यादा टाइम लगता है। मैं शर्मा जाती हूँ
एम्बेरेस्ड फील करती हूँ क्योंकि मैंने एक ऐसी प्रॉमिस की थी जो मैं नहीं निभा सकती थी। But promises like mine abound in every corner of his bleak world. लेकिन उसकी दुखी और अंधेरी जिंदगी ब्लीक वर्ल्ड में ऐसे ही खोखले promises हर जगह मिलते हैं। After months of knowing him, I asked him his name. साहिब आलम, he announces. उसे जानने के कुछ महीने बाद मैं उसका नाम पूछती हूँ। वो प्राउडली कहता है साहिब आलम। He does not know what it means. If he knew its meaning, Lord of the Universe, he would have a hard time believing it. उससे अपने नाम का मतलब नहीं पता। अगर उससे पता होता कि इसका मतलब है यूनिवर्स का राजा, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, तो वो बिलीव ही नहीं कर पाता। Unaware of what his name represents, he roams the street with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. अपने नाम का मतलब ना जानते हुए वो अपने दोस्तों के साथ सड़कों पे घूमता रहता है। ये बेयरफुट नंगे पैरों वाले लड़कों का एक बड़ा ग्रुप है। सुबह के बर्ड्स की तरह दिखते हैं और दोपहर तक गायब हो जाते हैं। Over the months, I have come to recognize each of them. कई महीने बीतने के बाद मैं उनमें से हर एक को पहचानने लगी हूँ। Why aren't you wearing chappals? I ask one. मैं एक लड़के से पूछती हूँ, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? My mother did not bring them down from the shelf. He answers simply. और सीधा जवाब देता है, मेरी मदर ने उन्हें शेल्फ से नीचे नहीं उतारा। Even if she did, he will throw them off. Adds another who is wearing shoes that do not match. एक और लड़का जिसके शूज मैच नहीं कर रहे थे, वो कहता है अगर मदर चप्पल लाती भी तो वो उन्हें पहन के फेंक देता। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. जब मैं उसके मिसमैच शूज के बारे में कुछ कहती हूँ तो वो अपने पैर हिलाता है और कुछ नहीं कहता। I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. तीसरा लड़का कहता है मुझे शूज चाहिए। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी एक पेयर शूज भी नहीं पहना। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. पूरे देश में घूमते हुए मैंने देखा है कि बच्चे नंगे पैरों से चलते हैं, सिटीज में भी और गांव के रोड्स पे भी। It is not lack of money, but a tradition to stay barefoot is one explanation. एक एक्सप्लेनेशन ये है कि पैसे की कमी नहीं बल्कि ये एक ट्रेडिशन पुरानी आदत है कि नंगे पैरों से ही रहो। I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. मैं सोचती हूँ क्या ये सिर्फ एक बहाना है जिससे हमेशा की गरीबी perpetual state of poverty को छुपाया जा रहा है। I remember a story a man from Udupi once told me. मुझे एक स्टोरी याद आती है जो एक उडुपी के आदमी ने मुझे बताई थी। As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. जब वो छोटा लड़का था तो स्कूल जाते हुए वो एक पुराने टेम्पल के पास से गुजरता था जहां उसके फादर प्रीस्ट थे। He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. वो थोड़ी देर टेम्पल में रुकता और शूज के लिए प्रार्थना करता था। 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. 30 साल बाद मैं उसके टाउन और उस टेम्पल में गई। अब वहां उदासी और सुनसान माहौल एयर ऑफ डेसोल्यूशन था। In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. टेम्पल के पीछे बैकयार्ड जहां नया प्रीस्ट रहता था वहां लाल और सफेद प्लास्टिक चेयर्स रखी थी। Dressed in grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed. एक लड़का ग्रे यूनिफॉर्म पहने हुए सॉक्स और शूज के साथ हाफते हुए आया और अपना स्कूल बैग फोल्डिंग बेड पे फेंक दिया। Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddesses
when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. उस लड़के को देख के मुझे एक दूसरे लड़के की प्रार्थना याद आ गई। जब उससे पहली बार शूज मिले थे तो उसने गॉडेसेस से कहा था, कभी इन्हें मत खो देना। The goddesses had granted his prayer. Young boys like the son of the priest now wore shoes. गॉडेसेस ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी। अब प्रीस्ट के बेटे जैसे यंग बॉयज शूज पहनते हैं। But many others like the rag pickers in my neighborhood remains shoeless. लेकिन मेरे नेबरहुड के रैग पिकर्स, कचरा उठाने वाले जैसे कई बच्चे अब भी नंगे पैरों से ही रहते हैं। My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it, metaphorically. इन नंगे पैरों वाले रैग पिकर्स से मेरी जान पहचान मुझे सीमापुरी ले जाती है। ये दिल्ली के एज पेरीफेरी पे है, लेकिन मेटाफोरिकली मतलब के हिसाब से दिल्ली से बहुत दूर है। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. यहाँ रहने वाले लोग स्क्वेटर्स है, बिना परमिशन के बसे हुए। वो 1971 में बांग्लादेश से आए थे। साहेब्स फैमिली इज अमंग देम। साहेब का फैमिली भी इन्हीं लोगों में से है। सीमापुरी was then a wilderness. It still is, but it is no longer empty. उस टाइम सीमापुरी बिल्कुल जंगल जैसा वाइल्डनेस था। अब भी वैसा ही है, लेकिन अब खाली नहीं है। In structures of mud with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage or running water, live 10,000 रैग पिकर्स। यहाँ मिट्टी के मकान है जिनकी छत टीन और टारपुलिन प्लास्टिक शीट की है। यहाँ सीवेज, ड्रेनेज या रनिंग वाटर कुछ नहीं है। इस जगह पे 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं। They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their name on voter list and enable them to buy grain. वो यहाँ 30 साल से ज्यादा रह रहे हैं, बिना आइडेंटिटी के, बिना परमिट के, लेकिन उनके पास रेशन कार्ड है जिससे उनके नाम वोटर लिस्ट में आ जाते हैं और वो राशन ग्रेन खरीद सकते हैं। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। जिंदा रहने के लिए आइडेंटिटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है खाना। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. जब मैं उनसे पूछती हूँ कि उन्होंने अपना सुंदर ग्रीन फील्ड्स और रिवर्स वाला देश क्यों छोड़ा, तो फटे पुराने साड़ी पहने हुए औरतें कहती है, अगर दिन के एंड में हम अपने फैमिली को खाना खिला सके और पेट दर्द के बिना सो सके तो हम यही रहना पसंद करेंगे, उन खेतों से बेहतर जहां हमें कोई अनाज नहीं मिलता था। Whenever they find food, they pitch their tents that become transit homes. जहाँ उन्हें खाना मिलता है वही अपना टेंट लगा लेते हैं। ये टेंट उनके टेम्पररी घर बन जाते हैं। Children grow up in them, becoming partners in survival. बच्चे इन्हीं टेंट्स में बड़े होते हैं और सर्वाइवल जिंदा रहने में पेरेंट्स के पार्टनर बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। और सीमापुरी में जिंदा रहने का मतलब है रैग पिकिंग, मतलब कचरा उठाना। Through the years, it has acquired the proportions of a fine art. कई सालों में ये रैग पिकिंग एक फाइन आर्ट, कमाल की स्किल बन गई है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड। उनके लिए कचरा, गार्बेज, सोने, गोल्ड के बराबर है। It is their daily bread, a roof over their heads, even if it is a leaking roof. ये उनका डेली ब्रेड, रोज का खाना है, यही उनके सिर पर छत है, चाहे वो छत से पानी टपकता हो। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर। लेकिन एक बच्चे के लिए ये इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, Sahib says, his eyes lighting up. साहिब कहता है कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है या फिर 10 रुपए का नोट भी, उसकी आंखों में चमक आ जाती है. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is a hope of finding more. जब कचरे के ढेर में सिल्वर कॉइन मिल सकता है तो तुम ढूंढना बंद नहीं करते क्योंकि होप रहती है कि और भी मिलेगा. It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. लगता है कि बच्चों के लिए गार्बेज का मतलब पेरेंट्स से अलग है. For the children, it is wrapped in wonder. बच्चों के लिए इसमें wonder, excitement, आश्चर्य भरा होता है. For the elders, it is a means of survival. Elders, बुजुर्गों के लिए ये सिर्फ जिंदा रहने का तरीका है. One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching 2 young men dressed in white playing tennis. एक विंटर की सुबह मैं साहेब को नेबरहुड क्लब के फेंस्ड गेट के पास खड़े देखती हूँ. वो 2 यंग मैन को देख रहा है जो व्हाइट कपड़े पहने टेनिस खेल रहे हैं. I like the game, he hums, content to watch it, standing behind the fence. वो धीरे से गुनगुनाता है, मुझे ये गेम पसंद है और फैंस के पीछे से देखकर खुश होता है. I go inside when no one is around, he admits. The gatekeeper lets me use the swing. वो बताता है जब कोई नहीं होता तो मैं अंदर चला जाता हूँ. गेटकीपर मुझे स्विंग झूला झूलने देता है. Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. साहेब भी टेनिस शूज पहने हुए है जो उसके फीके डिस्कलर्ड शर्ट और शॉर्ट्स के साथ अजीब लगते हैं. Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. वो एक्सप्लेनेशन देते हुए कहता है किसी ने मुझे ये दे दिए थे. The fact that they are discarded. असली बात ये है कि ये शूज किसी के पहन के हुए डिस्कार्डेड थे तो उसने उसे दे दिए थे. Shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. ये शूज किसी रिच बॉय के थे जिसमें शायद एक होल था इसीलिए उसने पहनने से मना कर दिया, लेकिन साहेब को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी. For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. जो लड़का हमेशा नंगे पैरों से चलता रहता था उसके लिए होल वाले शूज भी एक सपना पूरा हो जाने जैसा था. But the game here he is watching so intently is out of his reach. लेकिन जो गेम टेनिस वो इतनी ध्यान से देख रहा है वो उसके रीच से बाहर है, वो कभी नहीं खेल सकता. This morning, Sahib is on his way to the milk booth. आज सुबह साहेब मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है. In his hand is a steel canister. उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर बड़ा डब्बा है. I now work in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. वो दूर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, अब मैं रोड पे एक टी स्टॉल में काम करता हूँ. I am paid 800 rupees and all my meals. मुझे 800 रुपीस मिलते हैं और साथ में सारे मील्स खाना भी मिलता है. Does he like the job? I ask. मैं पूछती हूँ क्या उससे ये जॉब पसंद है. His face, I see, has lost the carefree look. मैं देखती हूँ कि उसके फेस से वो बेफिक्र केयरफ्री लुक गायब हो गई है. The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulders. ये स्टील कैनिस्टर उस प्लास्टिक बैग से भारी लगती है जिसे वो पहले इतनी आसानी से शोल्डर पे उठाता था. The bag was his. The canister belongs to the man who owns the tea shop. वो प्लास्टिक बैग उसकी अपनी थी. ये कैनिस्टर टी शॉप के मालिक की है. साहेब is no longer his own master. अब साहेब अपना खुद का मास्टर नहीं रहा. अब वो किसी और के लिए काम करता है.
ये नया सेक्शन शुरू होता है मुकेश के बारे में। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश जिद करता है कि वो अपना खुद का मास्टर बनेगा। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। वो बोल्डली कहता है, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क। मैं पूछती हूँ, क्या तुम कार्स के बारे में कुछ आता है? आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज। और सीधा मेरी आंखों में देखते हुए जवाब देता है, मैं कार चलाना सीख लूंगा। His dreams looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town Firozabad, famous for its bangle. उसके टाउन फिरोजाबाद की धूल भरी सड़कों के बीच उसका सपना एक मिरेज, धोखा, दूर का सपना जैसा दिखता है। फिरोजाबाद बैंगल्स चूड़ियों के लिए फेमस है। Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. फिरोजाबाद में हर दूसरा फैमिली बैंगल्स बनाने का काम करता है। It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. ये इंडिया के ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर है। यहाँ फैमिलीज जनरेशन से फर्नेसेस, भट्टियों के आसपास काम करते आए हैं, ग्लास जोड़ते हैं, बैंगल्स बनाते हैं। लगता है जैसे पूरे देश की औरतों के लिए बैंगल्स यही बनती है। मुकेश फैमिली इज अमोंग देम। मुकेश का फैमिली भी इन्हीं लोगों में से है। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperature in dingy cells without air and light. उसमें से किसी को नहीं पता कि उस जैसे बच्चों का हाई टेम्परेचर वाली ग्लास फर्नेसेस में काम करना इलीगल है। वो अंधेरी हवा और लाइट के बिना छोटी रूम्स, डिंगी सेल्स में काम करते हैं। That the law, if imposed, अगर लॉ प्रॉपरली लगाया जाए तो, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. अगर लॉ लगाया जाए तो मुकेश और उन 20,000 बच्चों को उन गर्म फर्नेसेस से निकाल सकते हैं जहां वो दिन भर मेहनत करते हैं और अक्सर अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। Mukesh eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. मुकेश की आंखें चमक उठती है जब वो खुद से कहता है कि वो मुझे अपने घर ले चलेगा। वो प्राउडली बताता है कि उसका घर अब दोबारा बनाया जा रहा है। We walk down stinking lanes choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, ugly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a pitiable state. हम बदबू वाली स्टिंकिंग गलियों से गुजरते हैं जो कचरे से भरी हुई है। घर बिल्कुल झोपड़ियां, हॉवेल्स जैसे है। दीवारें गिर रही है, दरवाजे हिलते हैं, विंडोज नहीं है। अंदर इंसान और जानवर एक साथ पुराने जमाने में प्रीमेबल की तरह रहते हैं। He stops at the door of one such house, bangs a ugly iron door with his foot and pushes it open. वो एक ऐसे ही घर के दरवाजे पर रुकता है, हिलते हुए आयरन डोर को पैर से ठोकता है और धक्का देकर खोल देता है। We enter a half-built shack. हम एक अध बने हुए झोपड़े शैक में घुस जाते हैं। In one part of it, thatched with dead grass, is a firewood stove over which stings a large vessel of sizzling spinach leaves. एक तरफ सूखी ग्रास से छाई हुई जगह पे फायरवुड स्टोव है जिसमें बड़े बर्तन में स्पिनच पालक सिजल हो रही है। On the ground, in large aluminum platters, are more chopped vegetables. जमीन पे बड़े एल्यूमिनियम के प्लेटर्स में और कटे हुए वेजिटेबल्स रखे हैं।
A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. एक कमजोर फ्रेल यंग वोमेन पूरे फैमिली के लिए शाम का खाना बना रही है. Through eyes filled with smoke, she smiles. धुएं से भरी आंखों से वो मुस्कुराती है. She is the wife of Mukesh elder brother. वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है. Not much older in years, she has begun to command respect as the bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men, her husband Mukesh and their father. उम्र में वो ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन अब वो बहू के रूप में रेस्पेक्ट लेने लगी है. और 3 मर्दों अपने हस्बैंड मुकेश उनके फादर का चार्ज संभाल रही है. When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. जब बड़े आदमी फादर अंदर आते हैं, तो वो धीरे से टूटी दीवार के पीछे हट जाती है और अपना घूंघट वेल फेस के करीब ले आती है. As custom demands, daughter-in-law must veil their faces before male elders. कस्टम के हिसाब से बहू को मेल एल्डर्स के सामने फेस छुपाना पड़ता है. In this case, the elder is an impoverished bangle maker. इस केस में एल्डर एक गरीब बैंगल मेकर है. Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school. कई सालों की मेहनत के बाद भी पहले टेलर फिर बैंगल मेकर वो घर ठीक नहीं बना सका और अपने 2 बेटों को स्कूल नहीं भेज सका. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. उसने सिर्फ इतना ही किया है कि उन्हें वही स्किल सिखा दी जो उसे आती थी, बैंगल्स बनाने की आर्ट. It is his karam, his destiny, says Mukesh grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. मुकेश की ग्रैंडमदर कहती है, ये उसका कर्म है, उसकी डेस्टिनी है. उन्होंने अपने हस्बैंड को बैंगल्स पॉलिश करते हुए डस्ट से अंधा होते देखा था. Can a God-given lineage ever be broken? She implies. वो ये मतलब निकालते हैं, क्या भगवान की दी हुई lineage वंश जाति कभी टूट सकती है? Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles. In the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in Firozabad. बैंगल मेकर्स की कास्ट में पैदा हुए होने की वजह से उन्होंने सिर्फ चूड़ियां ही देखी है. घर में, आंगन में, हर दूसरे घर में, हर दूसरे आंगन में, फिरोजाबाद की हर स्ट्रीट पे. स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, sunny gold, paddy green, royal blue, pink purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow, lie in mounds in unkept yards, are piled on 4-wheeled handcarts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. चूड़ियों के गोल गोल स्पाइरल्स की ढेर, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, रेनबो के सारे रंग गंदे आंगनों में पड़े हैं. वो 4 पहियों वाली हैंडकार्ट के लदे होते हैं, जिन्हें यंग मैन शैंटी टाउन की तंग गलियों में धकेलते हैं. And in dark hutments, next to lines of flames of flickering oil lamps, sit boys and girls with their fathers and mothers, welding pieces of colored glass with circles of bangles. अंधेरी झोपड़ी में जलती हुई ऑयल लैम्प्स के साथ बॉयज और गर्ल्स अपने पेरेंट्स के साथ बैठते हैं और कलर्ड ग्लास के टुकड़ों को जोड़कर चूड़ियां बनाते हैं. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. उनकी आंखें बाहर की रोशनी से ज्यादा अंधेरे की आदी हो चुकी है. That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. इसीलिए वो अक्सर एडल्ट बड़े होने से पहले ही अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं.
Savita, a young girl in a draped pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass. Savita, एक यंग गर्ल जो फीके पिंक ड्रेस में है, एक एल्डरली वोमन के साथ बैठी है और ग्लास के टुकड़ों को जोड़ रही है. As her hands move mechanically like the tongs of a machine, I wonder if she knows the sensitivity of the bangles she helps make. उसके हाथ मशीन के टोंग्स की तरह मैकेनिकली चल रहे हैं. मैं सोचती हूँ, क्या उसे पता है कि जो चूड़ियां वो बना रही है उनकी कितनी सेंसिटिव पवित्र महत्व है. It symbolizes an young Indian woman's सुहाग auspiciousness in marriage. ये बैंगल्स इंडियन वोमेन्स के सुहाग के सिंबल है, मैरिज की शुभ निशानी. It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled onto her wrist. एक दिन अचानक उसे समझ आएगा जब उसके सिर पर लाल घूमता होगा, हाथ मेहंदी से लाल होंगे और लाल बैंगल्स उसके रिस्ट पे चढ़ाई जाएगी. She will then become a bride. तब वो ब्राइड दुल्हन बन जाएगी. Like the old woman besides her who became one many years ago. जैसे उसके बगल वाली ओल्ड वोमन कई साल पहले बन चुकी थी. She still has bangles on her wrist, but no light in her eyes. उसके रिस्ट पे अब भी बैंगल्स है, लेकिन उसकी आंखों में कोई रोशनी, लाइट नहीं है. एक वक्त से भर खाना भी नहीं खाया. She says in a voice drained of joy. वो कहती है, एक वक्त पेट भर खाना भी नहीं खाया, मतलब जिंदगी में कभी पेट भर के खाना नहीं खाया. उसकी आवाज में कोई खुशी नहीं बची थी. She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That's what she wrote. उसने अपनी पूरी जिंदगी में एक बार भी पेट भर के खाना नहीं खाया. ये उसका रिजल्ट गिफ्ट है. Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. All I have done is make a house for the family to live in. उसके हस्बैंड, एक ओल्ड मैन जिनकी लंबी दाढ़ी है, कहते हैं, मुझे बैंगल्स के अलावा कुछ नहीं आता. मैंने सिर्फ इतना किया है कि फैमिली के रहने के लिए एक घर बना दिया. Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. उनकी बात सुनकर लगता है, क्या उन्होंने वो काम कर लिया है जो कई लोगों ने पूरी जिंदगी में नहीं किया. He has a roof over his head. उनके सर पर छत तो है. The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. हर घर में यही शिकायत सुनाई देती है, पैसे नहीं है कुछ और करने के लिए, सिर्फ चूड़ियां बनाने का बिजनेस चलता है, खाने के लिए भी काफी नहीं है. The young men echo the lament of their elders. Young men भी अपने elders की यही दुखी बात दोहराते हैं. Little has moved with time, it seems in फिरोजाबाद. लगता है फिरोजाबाद में टाइम के साथ कुछ बदला नहीं है. Years of mind-numbing toil even killed all initiative and the ability to dream. कई साल की दिमाग थकाने वाली मेहनत, माइंड नंबिंग टॉयल ने उनमें से इनिशिएटिव और सपने देखने की एबिलिटी खो दी है. Why not organize yourselves into a cooperatives? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. मैं यंग मैन के ग्रुप से पूछती हूँ, तुम लोग कोऑपरेटिव्स क्यों नहीं बनाते? यह यंग मैन उसी विशियस सर्कल, बुरे चक्र में फंस गए हैं जिसमें मिडिल मैन ने उनके फादर्स और फोरफादर्स को फंसाया था. Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal.
वो कहते हैं अगर हम ऑर्गेनाइज्ड हो जाए तो पुलिस हमें पकड़ लेगी, मारेगी और जेल ले जाएगी क्योंकि ये इलीगल माना जाएगा। There is no leader among them, no one who could help them see things differently. उनमें कोई लीडर नहीं है जो उन्हें अलग सोचने में मदद कर सके। Their fathers are as tired as they are. उनके फादर्स भी उतने ही थके हुए हैं जितने वो खुद है। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. वो लगातार एक सर्कल में बात करते रहते हैं, गरीबी से शुरू करके फिर बेपरवाही, एपैथी, फिर ग्रीड और फिर injustice की तरफ। Listening to them, I see two distinct worlds. One of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. उनकी बातें सुनकर मुझे दो अलग अलग वर्ल्ड्स दिखते हैं। पहला फैमिली का वर्ल्ड जो गरीबी के जाल में फंसा है और अपने कास्ट के स्टिग्मा कलंक को बोझ उठाया हुआ है। The other a vicious circle of sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians. दूसरा वर्ल्ड साहूकार, महाजन, मिडिलमैन, पुलिसमैन, लॉ के रखने वाले, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस का बुरा चक्र। Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. इन सब ने मिल के बच्चों पे इतना बोझ बैगेज डाल दिया है जो वो उतार नहीं सकते। Before he is aware, he accepts it as naturally as his father. बच्चा समझने से पहले ही इसे अपने फादर की तरह नेचुरल मानकर एक्सेप्ट कर लेता है। To do anything else would mean to dare. कुछ अलग करने का मतलब हिम्मत दिखाना होगा। And desire is not part of his growing up. और daring उसके and daring is not a part of his growing up. और daring उसके बड़े होने का हिस्सा नहीं है। When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. जब मुझे मुकेश में थोड़ी सी डेयरिंग की झलक दिखती है तो मैं खुश होती हूँ। I want to be a motor mechanic, he repeats. वो दोबारा कहता है, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। He will go to a garage and learn. वो गैरेज जाएगा और सीखेगा। But the garage is a long way from his home. लेकिन गैरेज उसके घर से बहुत दूर है। I will walk, he insists. और जिद करता है, मैं चल कर जाऊंगा। Do you also dream of flying a plane? मैं पूछती हूँ, क्या तुम प्लेन उड़ाने का भी सपना देखते हो? He is suddenly silent. वो अचानक चुप हो जाता है। No, he says, staring at the ground. वो जमीन देखते हुए कहता है, नहीं। In his small murmur, there is an embarrassment that has not yet turned into regret. उसकी छोटी सी आवाज में शर्म, embarrassment है, लेकिन अभी तक वो regret, अफसोस में नहीं बदला। He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town. वो इस बात से खुश है कि वो कार्स का सपना देख सके जो उसके टाउन की सड़कों पर तेज दौड़ती है। Few aeroplanes fly over फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के ऊपर बहुत कम एरोप्लेन्स उड़ते हैं।